राष्ट्र निर्माण सबका लक्ष्य होना चाहिए और अपने अपने हिस्से का काम सबको करना चाहिए। रामायण में गिलहरी से बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जब श्री राम लंका पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवा रहे थे तो नल नील हजारों वानरों के साथ राम नाम का पत्थर बिछा रहे थे और वो गिलहरी अपनी क्षमता के हिसाब से छोटे छोटे कंकड़ उठाकर समुद्र में डाल रही थी ताकि सेतु जल्द से जल्द तैयार हो सके। साथियों, राष्ट्र निर्माण में गिलहरी से ही सही लेकिन एक अहम योगदान देश के उद्योगपतियों कारोबारियों का भी रहा है, लेकिन उन्हें हमेशा उतना श्रेय नहीं मिला जितना दिया जाना चाहिए। लेकिन इस मंच के माध्यम से आज हम एक ऐसे रियल हीरो को सम्मानित करेंगे जिनका सरिया देश के विकास की बुनियाद को और मजबूत बनाता है। अभिवादन कीजिए गैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मयंक अग्रवाल जी का और इनके साथ संवाद को आगे बढ़ाएंगे हमारे प्रिय अनु कपूर जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनु कपूर जी और मयंक अग्रवाल जी का। उपस्थित महानुभाव, इबादतों की तरह मैं एक काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं एक काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो सलाम उपलब्धियों से सराबोर गैलेंट ग्रुप के सीईओ श्री मयंक अग्रवाल साहब का, उनकी उपलब्धियों का, उनके श्रम का, उनके परिश्रम, उनके जीवन के बारे में जानेंगे आज के इस छोटे से सेशन में। और वो यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनकी उपलब्धियों से, उनके जीवन से हम सीख सकें, प्रेरित हो सकें, यही हमारी प्रार्थना है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन श्री मयंक अग्रवाल साहब का। मयंक जी, नमस्कार। गोरखपुर, बचपन से ही शुरू करते हैं, फिर तो सरिये की बात भी इम्पोर्टेंट है, स्टील की बात भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेयर यू आर बोर्न। सबसे पहले जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये इस मौके को दिया, इस मंच पे जहाँ मैं अपनी बात कह सकूं और कोशिश करूंगा कि सरल रखूं, क्योंकि ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं ना कोई ओरेटर हूं, और साथ में इतने भारी भरकम डॉक्टर अनु कपूर जी को यहाँ बैठा दिया है जो कि अभी अभी डॉक्टरेट की डिग्री लेके लौटे हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना सुबह। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवाल सरल रखिएगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। मयंक जी, बात करता हूं अपने, मेरे सवाल कुछ हैं ही नहीं विश्वास मानिएगा आप। अब मेरी संगत में बैठ के आप जितना रिलैक्स महसूस करेंगे, मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपको। धन्यवाद। तो मैंने तो पहले ही सवाल पूछा था, बचपन गोरखपुर में, बचपन की बात और उसके बाद की जो जर्नी है। जी, गोरखपुर में पैदा हुआ मैं, मेरे फादर भी गोरखपुर को बिलोंग करते हैं, वहीं जन्मे, वही हमारी जन्मभूमि है, वही कर्म भूमि है। बचपन में फाइनेंशियल स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी घर की, तो हम लोगों ने बचपन में, मुझे याद है एक छोटा सा कमरा होता था 10 बाई 10 का, जिसमें मैं अपनी दोनों बहनों के और अपने माँ बाप के साथ रहता था। तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ काफ़ी अर्ली एज में हो गई, जब मैं काफ़ी छोटा था, और उस समय मेरे फादर कॉलेज कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे, बीकॉम, गोरखपुर में ही। तो उनको अपना कॉलेज लाइफ छोड़ करके व्यापार में आना पड़ा मजबूरन, और पहले के कुछ दशक काफ़ी कठिनाइयों में बीते फाइनेंशियली, जहाँ पे कई बार जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम लोगों के पास संसाधन नहीं थे। तो ये पूरी लाइफ हिस्ट्री हमारी बचपन से जवानी तक आते आते कम से कम इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटस हो गई थी कि एक आध स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मेरे फादर रन कर रहे थे।
और कोई फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, एंड कह सकते हैं कि एक मीडियम स्केल का एक परिवार और एक फाइनेंशियल स्टेटस बन चुकी थी। 2005 में मैंने जब बिज़नेस ज्वाइन किया मेरे फादर का, तो 2005 से लेकर आज तक करीबन 20 साल हो गए मुझे भी उनके साथ काम करते हुए। और मैंने हमेशा अपने फादर को देखा कि वो 24 घंटे सातों दिन काम में ही व्यस्त रहते थे। काम ही उनकी पूजा थी, काम ही उनकी तपस्या थी, क्योंकि स्वाभाविक है जिस तरह का बैकग्राउंड उन्होंने देखा था और जो परेशानियों को उन्होंने महसूस किया था, तो उनका एकमात्र लक्ष्य था मेहनत करना और अब फाइनेंशियल्स के साथ साथ, सिक्योरिटी के साथ साथ एक नाम कमाना। वो हमेशा उनका उद्देश्य बड़ा रहा। और महीनों महीनों बीत जाते थे जब मुझे मेरे पिताजी से मिलने का मौका मिलता था, क्योंकि व्यापार के चक्कर में, और पहले इतने संसाधन नहीं होते थे कि फ़्लाइटें हैं और दुनिया भर की व्यवस्थाएं हैं कि आप आज उड़ करके साउथ इंडिया पहुंच गए और कल वापस लौट आए अपना काम करके। तो उनके जब ट्रैवल होते थे तो 15-15 दिन, एक महीना घर से बाहर रहते थे। तो उस तरह की कठिनाइयों को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने उस तरह का एनवायरनमेंट घर में देखा था जहाँ पे हार्डवर्क और परिश्रम के बिना कोई चीज़, कोई सक्सेस या कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिल सकता। ये एक सोच मेरे पिताजी ने और मेरे परिवार ने हमेशा से इनकलकेट की थी। इसी सोच के साथ 2005 में जब मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, तो मेरा भी टारगेट पॉइंट ये था कि भाई कुछ ऐसा अचीव करना है अपने दम पे कि लोग मेरे पिताजी को प्राउड फील हो। सिर्फ यह एकमात्र उद्देश्य था व्यापार में आने के समय का कि वॉट एवर आई डू, एंड ऑफ द डे माई फादर एंड द सोसाइटी शुड से दैट मैं अपने पिताजी के किए हुए पे नहीं पल रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको आगे बढ़ाया है और मल्टीफोल्ड टाइम बढ़ाया है। इस उद्देश्य के साथ 2005 में मैंने ज्वाइन किया और 3-4 साल में अकेले गुजरात के रेगिस्तान में रहा और वहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक इंडस्ट्री लगाने की, जिसमें करीबन 2 से 3 साल तक 18 से 20 घंटे लगातार हमने एवरी डे काम किया वहाँ। और वो मेरा एक लर्निंग ग्राउंड था जिसने मुझे वो सब कुछ दिया, कॉन्फिडेंस, अपने काम के बारे में डिटेल्ड नॉलेज, और साथ में मेरे परिवार का सपोर्ट ने मुझे इंश्योर किया कि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। मयंक जी, इनिशियल डेज की आपने बता दी, एक जनरल के मुश्किलात आई, मध्यम वर्गीय परिवार था, संघर्ष करके आगे बढ़े, लेकिन पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाना, उसमें मेहनत तो चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए और अपनी कंट्री के ऑफिसर्स से जूझने का एक आपसे वो आर्ट भी चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो लाभ होगा दूसरे लोगों को। देखिए, आजकल के यूथ में एक मैं कहूँगा कि उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ आसान नहीं है अचीव करना। आपको उसमें जूझना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जब आप गिव अप कर देंगे, जब आपको लगेगा कि इस परेशानी का कोई उपाय नहीं है और अब बस यही है, दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। बट अगर आप ठाड़स रखें और कोशिश करें, तो मेरा ये मानना है कि और ये मैं बाय एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि हर परेशानी एक सॉल्यूशन साथ में लेके आती है। सवाल ये है कि भगवान आपको हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे टेस्ट करता रहता है, तो आपको उस टेस्ट में पास होना पड़ेगा। अगर आप गिव अप कर दोगे तो फिर आप आम आदमी की श्रेणी में आ जाओगे। देखिए, सक्सेसफुल होना अगर इतना आसान होता तो हर आदमी सक्सेसफुल होता। क्या बात है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको जूझना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ठाड़स रखना पड़ेगा, आपको हार नहीं माननी है, आपको हिम्मत से काम लेना है और आपको लगे रहना है। और जैसे कहते हैं कि हर अंधेरे टनल के उस पार रोशनी होती है, वैसे ही हर परेशानी का सॉल्यूशन पहले से डिफाइंड है। उस समय आने पे अगर आपकी इच्छा शक्ति जेन्युइन है, लगन जेन्युइन है, आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो वही भगवान जो आपकी परीक्षा लेता है वही आपको रास्ते भी दिखाता है।
ये आजकल के यूथ को समझना चाहिए और इस दिशा में उस डेडिकेशन के साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें। जैसे आजकल क्या है कि हर आदमी, जैसे अभी पंकज त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनका, तो वो भी कह रहे थे कि एक बिहार से एक गार्ड का कोई बेटा था जो आया और उसने कहा कि साहब मैं 6 महीना बिहार में थिएटर किया है और मैं यहाँ पे फिल्म स्टार बनने आ गया हूँ। तो वो कह रहे थे कि मैंने 8 साल थिएटर करने के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ टू बिकम एन एक्टर। और ये उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि छोटी गोली खा करके आप कोशिश करोगे कि सक्सेसफुल हो जाए तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप हार्ड वर्क करने, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करने, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं हो तो सक्सेस मिलना के चांसेस काफ़ी रिमोट हो जाते हैं। मैं आपकी एक बात, एक लाइन, बड़ी अनमोल लाइन है, कमाल की है कि हर परेशानी अपना सॉल्यूशन खुद साथ लेके आती है। पॉइंट टू बी नोटेड लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बड़ी बात है कि हर समस्या अपना हल स्वयं लेके आती है। आइए जानने की कोशिश करें गैलेंट ग्रुप के सीईओ श्री मयंक अग्रवाल साहब से। पहली परेशानी और उसका सॉल्यूशन बता दीजिए, याद तो आएगा। वो तो पहली परेशानी और पहली मोहब्बत तो कभी भूली नहीं जाती है। ये तो सही बात है। एक कॉलेज का पास आउट लड़का जब 2005 में अपने व्यापार में गया तो मुझे याद है कि मुझे कुछ एक 3-4 लाख रुपए का उस ज़माने में एक डिसीजन लेना था, जो मेरा पहला, एक आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल डिसीजन था। एंड बीइंग एन इमैच्योर्ड पर्सन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और आप कॉलेज लाइफ से आ रहे हैं जहां 10-20 हज़ार की पॉकेट मनी पे आप पल रहे थे। लाखों रुपए के डिसीजन तो आपने कभी लाइफ में सोचे तक नहीं थे। मुझे याद है वो डिसीजन लेने के लिए मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई डिसीजन गलत हो। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया एंड मैं चाहता था कि उनसे उस परिस्थिति को डिस्कस करके उनसे सजेशन लूँ। मुझे याद है मुझे पिताजी ने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि तुम मौके पे हो, तुम्हें जो ठीक लगे और जो तुम्हारा दिमाग कहे जी, वो तुम करो और मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन मत किया करो। और उन्होंने ये कह के फ़ोन काट दिया था। मुझे उस समय बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं और मेरा गार्जियन, मेरे फादर ये कह रहे हैं कि मुझसे मत पूछा करो और मेरे पास अभी टाइम नहीं, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन बहरहाल करता क्या ना, मरता क्या ना करता, वो जैसे भी मैंने डिसीजन लिया, और उस बात का अर्थ मुझे कई सालों बाद समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि जब उन्होंने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे अपने हाल पे छोड़ दिया तो हर छोटा या बड़ा डिसीजन मुझे खुद लेना पड़ा। और मैंने लाइफ में ये सीखा कि ज़रूरी ये नहीं है कि आपके डिसीजन सही हैं या गलत हैं, ज़रूरी ये है कि आप डिसीजन ले रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर आप 10 डिसीजन लेंगे तो स्वाभाविक है कि 8 सही होंगे, 2 गलत होंगे। लेकिन अगर आप डिसीजन ही नहीं लेंगे क्या बात है। तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डिसीजन लें, जो आपके सामने परिस्थितियां हैं, जो आपका दिमाग सही कह रहा है, जिसमें आपको बिलीफ है, उस हिसाब से आप चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए डिसीजन लें, बिना इस टेंशन के कि ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा। कभी आपने, आज आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपके पीछे न जाने कितनी उपलब्धियां हैं, कभी पिताजी से पूछा कि उनके दिल पे क्या गुजर रही थी जब उन्होंने कहा ये डिसीजन के लिए मुझे बार बार फ़ोन मत करो? कभी पूछा पिताजी ने, कभी एक्सप्लेन किया? क्योंकि आज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो सकता है अपने बेटे को भी आप यही कहें, लेकिन पिताजी से कभी आपने पूछा है? देखिए, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ा सा उस एंगल से करना चाहता हूँ, बाकी तो पूछेंगे ही। आपके 9,000 करोड़ का आप मालिक हो भाई, ऐसे थोड़े से ऐसी कोई बात नहीं भी है मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। लेकिन ये यहीं आप ताज्जुब करेंगे, हर सक्सेस स्टोरी जो है ना, उसमें जो स्ट्रगल का पार्ट है, स्ट्रगल के पार्ट के बाद फहराती हुई ध्वजा में ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी बार किसी तीसरे आदमी से सुनने को मिलता है कि मेरे पिताजी मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कि सब कुछ मैंने संभाल लिया और अब वो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और काफ़ी उनके वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं और उनको फ्यूचर की टेंशन नहीं है।
तो जब कोई तीसरा आदमी आके ये बोलता है तो स्वाभाविक तौर पे मन में बड़ा संतोष होता है और बड़ी खुशी महसूस होती है। और मैंने अपने पिताजी से एक बार ऐसे ही जिक्र किया था कि जस्ट टू सी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, कि मैंने पूछा था कि क्या आप इसीलिए मेरे चीज़ों में दखल नहीं देते थे कि मैं डिसीजन लूँ और मैं डिसीजन लेने योग्य बनूँ। तो उन्होंने मुस्कुरा करके बस उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल समझ में आ गया था। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पंकज जी, ये मयंक जी, ये जो आपका ग्रुप वहाँ से चल के 9,000 करोड़ तक पहुँचा, देखिए 9,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक होना मजाक बात नहीं है। तो तरक्की है तो बहुत बड़ी प्रगति है, उन्नति है। ये तो उन्नति आपके जैसे लोगों की है जो स्क्रैच से शुरू होकर पहुंचे हैं। उसके बारे में बताइए, ये अचीव कैसे किया? सोच के बैठे थे? देखिए पिताजी ने डिसीजन लेने की क्षमता तो आपको प्रदान कर दी, अब आपके क्या निर्णय थे? अब आप उन निर्णयों के बारे में जानना चाहते हैं कि आज कंपनी गैलेंट ग्रुप जो है 9,000 करोड़ की है। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, माननीय महानुभाव, नमस्ते, जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन साहब के लिए, जोरदार तालियां सुभाष चंद्रा साहब के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए एक टाइम होता है जब आदमी रोटी कपड़े के लिए काम करता है, फिर वो नेसेसिटी जब पूरी हो जाती हैं तो वो कंफर्ट की ओर बढ़ता है कि हाँ भाई मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, घर हो जाए। फिर एक परिस्थिति आती है उम्र, एक एज के साथ, एक लाइफ के साथ कि भाई आलीशान घर हो जाए और बड़ी गाड़ी हो जाए। उसके बाद एक समय आता है जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद जो मेरा पर्सनली काम करने का मोटिवेशन है वो मेरे कलीग्स से आता है। मुझे 8-10 हज़ार लोग करीबन जो गैलेंट ग्रुप में कार्यरत हैं डायरेक्टली और 10-20 हज़ार इनडायरेक्टली, तो दे आर द पीपल हु आर मोटिवेटिंग मी एवरी डे टू मेक द कंपनी प्रोग्रेस एंड टू ग्रो इन लाइफ। क्योंकि मेरी ज़रूरतें तो शायद पूरी हो गई हैं, लेकिन अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उनकी ज़रूरतें भी मैं अच्छे से पूरी कर पाऊँगा। सो इट इज़ अबाउट देयर फैमिली, देयर लाइवलीहुड, देयर वेलबींग। और ये एक सुकून प्रदान करता है काम करना, क्योंकि काम के अलावा कुछ आता नहीं है लाइफ में। तो काम करने से एक सुकून भी मिलता है, और जब आसपास इतने लोगों को आप देखते हैं कि उनका पालन पोषण आपकी कंपनी द्वारा हो रहा है, एंड यू आर in a way acting like a facilitator to so many families, so it gives you a very positive and a very satisfying feeling. तो ये एक मुख्य थॉट है जो मोटिवेट करता है एवरी डे कि आप लोगों को अपने साथ के जो लोगों को हैं उसको आगे बढ़ाएं, कंपनी को और आगे लेके चलें, वो नित नए कीर्तिमान स्थापित करें, जिससे आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनको प्राउड फील हो और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सके। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, मेरे पास तो है, मैं स्टडी करके आया हूँ कि किन किन निर्माण कार्यों में, निर्माण तो भवन का हो, सड़क का हो, पुल का हो, डैम का हो, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, जहाँ अभी आप युद्ध देख रहे हैं यूरोप के अंदर, जहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहाँ तो बहुत सब कुछ विध्वंसी हो चुका है, उनको दोबारा से निर्माण करना है। लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर आपकी कंपनी निर्माण में कार्यरत है फिलहाल? गैलेंट एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, और लगभग सरकारी और गैर सरकारी सारे ही प्रोजेक्ट्स में हम लोगों की सप्लाई है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तमाम ऐसे, टाटा है, बिरला है, अदानी है, अंबानी है, सभी जगह हम लोग का सप्लाई जाता है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक प्राउड फीलिंग ये थी रिसेंटली कि राम जन्मभूमि जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो गैलेंट और टाटा सिर्फ 2 ब्रांड ही थे जिनको राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने अप्रूव किया था फॉर सप्लाईज, बाकी सबको रिजेक्ट किया था। तो दैट वाज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एन एक्साइटमेंट कि उनके इंटरनेशनल मानकों पे हम खरा उतर सके और अप्रूवल ले सके।
हाँ, बाद में इनके डिज़ाइंस ही ऐसे हो गए कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन में सरिया लगा ही नहीं तो सप्लाई कोई नहीं हुई, बट जस्ट टू गेट दैट अप्रूवल वाज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। इस अप्रूवल के मिलने के बाद एक तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई थी, उसके साथ साथ एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर कुछ बता सकें। जैसे आपने कहा वहाँ सरिया लगा नहीं, तो उसके अगली नहीं, एक बड़ी चीज़ थी जिसको लेके हम सभी लोग एक्साइटेड थे, और वहाँ पे हर आदमी उसका एक पार्ट बनना चाहता था। और मैं क्योंकि गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और अयोध्या हार्डली 1.5 घंटे की दूरी पे है, और जब अयोध्या का पूरा जो भी वहाँ पे नरसंहार हुआ और जो भी चीज़ें हुई, वो एज अ चाइल्ड मेमोरी मेरे मेमोरी में है, क्योंकि जब भी वहाँ पे नरसंहार हुए तो उसका इम्पैक्ट गोरखपुर में भी था। उस ज़माने में हम लोगों ने आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, जानते ही हैं, उस ज़माने में एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर कि गोरखपुर के नालों में मैंने खून बहता देखा। तो इतने सालों के बाद जब कोई ऐसी चीज़ आई थी तो जैसे पूरा देश हर्षोल्लास में था, वैसे ही हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एक डिस्काउंटेड रेट पे, एक फ्री सप्लाई से या जो भी, तो किसी तरह उसमें कंट्रीब्यूट करें। एंड हम भाग्यशाली रहे कि भले ही मंदिर निर्माण में सरिया नहीं लगा, बट उसके कैंपस में और तमाम दुनिया भर की हम लोगों ने काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे वहाँ सप्लाईज की, एंड समवेयर इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। मयंक जी, यहाँ पे सरिया नहीं लगा, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा तो थी। किसी भी इमारत की असली ताकत स्टील, सरिया और सीमेंट से होती है। आप लोगों को कैसे समझाएं कि सिर्फ काम चलाऊ सामान या बाहरी डेकोरेशन पर जो ज़्यादा फोकस करते हैं और मजबूती पर कम काम करते हैं? इस तरह के केसेस देखने में आए हैं, और नया दृष्टिकोण के साथ जब नई नीतियाँ आई हैं, नए कानून आए हैं, नई सरकार आई है, तो उस पर कितना अंकुश डाला गया है? काफ़ी अंकुश लगा है। आज की डेट में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करना और उसको यूज़ करने में काफ़ी हद तक सरकार ने नियंत्रित किया है इसको, और क्वालिटी हमेशा से हम लोगों के जहन में रही है, एंड उसी वजह से हम लोग इतनी जगह सप्लाई दे पा रहे हैं। एंड क्वालिटी अगर आप नहीं देंगे तो बट नेचुरल है कि इस तरह के प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे सरकार के नियम और स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, तो एवरीबडी हैज़ नो चॉइस बट टू सप्लाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन स्टील। और आने वाले टाइम में निर्माण कार्य में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रह गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि आज हम दिल्ली का हाल देखते हैं, जिस तरह का पॉल्यूशन है जो डेवलपमेंट की देन है। तो ऐसा हमारे जो फर्दर अपकमिंग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन इस तरह की स्थितियां न उत्पन्न हो, उसके लिए तमाम डिस्कशंस और तमाम पॉलिसीज़ बन रही हैं, जिसको इफ़ेक्टिवली सरकार को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से कंक्रीट जंगल हमारे देश में क्रिएट हो रहा है, अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफ़ेक्टिवली हम लागू नहीं करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, अपने स्वभाव में, तो दिल्ली जैसा हाल मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि हर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी का भी अर्बनाइजेशन के साथ होता चले। तो देश में उद्योगपति जो हैं, उद्योग घरानों का, कारोबारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उस योगदान को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए, अचीवमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए शायद इस तरह के इवेंट जी न्यूज़ रचती है। गैलन जी रियल हीरोज़ का अवार्ड है हर बाज़ार पर, लेकिन बड़े बड़े लोग कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। ऐसे में जो कारोबारियों का जो एक मिडिल, एक जिसे कहते हैं एसएमईज़, मैंने इनका आपका प्रोग्राम किए थे, उनको अगर सरवाइव करना हो, और जो गिवन सर्कमस्टांसेस जहाँ बिग पीपल आर ट्राइंग टू डिवोर द मिडिल क्लास, उसको कैसे बचना है, कैसे सरवाइव करना है, आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस से अगर हमारे लोगों को बता सकें। देखिए, अब हर जगह बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, इंडिया तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बड़े कैपेसिटी कैपेक्स के साथ बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़े ग्रुप्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तमाम और इंडस्ट्रियों की तरह इसमें भी उतर रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप डेडिकेटेडली अपनी क्वालिटी और जहाँ जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं
जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट प्रोसेसेस हैं, उसको आप अडॉप्ट करें। आप भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें, नहीं तो आप भीड़ में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री का एक नॉर्म्स है, या तो ये चक्का है, या तो आगे घूमेगा या पीछे जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि ये वहीं रुका रहे तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यापार में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इनोवेशंस को अडॉप्ट करें, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएँ। एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन कंस्ट्रक्शन लाइन, इट इज़ आई थिंक टुडे इन एवरी लाइन। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे, अगर आप लेटेस्ट चीज़ों को वो नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप भीड़ में पीछे रह जाएंगे। ये मल्टीनेशनल कंपनीज स्टिल सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। आपकी पॉजिटिव सोच के हिसाब से कब ऐसा हो सकता है कि जब हमारी अपनी कंपनीज, हमारे अपने जो निवेश के व्यापार हैं, हमारे अपने भारतीय कंपनी पर देश कब निर्भर हो सकता है? पर कब निर्भर हो सकता है अंदाज? किस पर? जी, मल्टीनेशनल कंपनीज रूल कर रही थी, अभी थोड़ा सा भारतीय भी जागे हैं धीरे देखिए, धीरे। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, ये ज़रूरी है इकॉनमी के डेवलपमेंट में। लेकिन अगर हम कहें कि वो रूल कर रही हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आज वही सेम प्लेइंग फील्ड आपके लिए भी उपलब्ध है। और इंडिया में इस समय फंड की कोई बाधा नहीं है। फंड, आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास सोच होनी चाहिए, आपके पास ऑनेस्टी से काम करने का मन होना चाहिए। फंड अवेलेबल है। तो अगर हम कहें कि एमएनसीज आके रूल कर रही हैं और कोई ऐसा दिन आएगा जब वो इंडियन कंपनीज को ओवरटेक कर लेंगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके पास भी सेम फील्ड अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करिए, उसको एक्सप्लॉइट करिए और उनके साथ कॉम्पीट करिए। और तमाम आज की डेट में सरकार की तमाम नीतियां हैं जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सेफगार्ड करती है। जैसे अगर स्टील सेक्टर में बात करूं, तो जब भी चाइना के प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं और वहाँ से इंपोर्ट्स वाइबल होने लगते हैं, तो सेफगार्ड ड्यूटी इंडिया ने पीछे में लगाई। सो इंडियन गवर्नमेंट अब वो सरकारें नहीं रह गई हैं जो कि कल सोचती थी, परसों तय करती थी और नरसों उसके आदेश आते थे। आजकल सरकारें भी प्रोएक्टिव हैं, वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं और साथ ही साथ एमएनसीज़ को भी इनवाइट करती हैं कि वो आएँ, अपना पैसा यहाँ लगाएं। तो ये जो स्थिति है, ये कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है कि एमएनसीज़ इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ओवरटेक कर लेगी या इंडियन इंडस्ट्रीज़ एमएनसीज़ को ओवरटेक कर लेंगी। सब अपनी जगह रहेंगी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ अपनी जगह ग्रो करेंगी, एमएनसीज़ अपनी जगह आएंगी। और इसके साथ साथ हमारा देश प्रगति की राह पर बढ़ सकता है, अपने जो हमारे हित हैं उनको की रक्षा करते हुए। बिल्कुल, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सरेंडर नहीं कर रहे हैं। एक सीईओ के रूप में थोड़े से आखिरी एक सवाल क्या है, मैं तो सवाल करता ही नहीं हूँ, जी बातचीत सुनता हूँ मैं तो। एक सीईओ के रूप में, जैसे पिताजी ने कहा था कि भाई तुम मुझसे बात मत कर रहा, तुम अपना डिसीजन खुद लो। एक गैलेंट ग्रुप के सीईओ के रूप में आप कितने निर्भर हैं अपनी टीम पर? बस इतना जानना चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से अपनी टीम पर निर्भर हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो शो है वो मैं नहीं चला रहा हूँ, वो मेरी टीम ही चला रही है। तभी तो मैं आपके साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठ के आराम से सुबह से गुफ्तगू कर पा रहा हूँ। अगर मैं शो चला रहा होता तो शायद मैं ऑफिस में बैठा होता। हमारे जी के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, अगर वो शो चला रहे होते तो वो भी ऑफिस में रहते। तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। और अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे और अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं करोगे और उनको राइट्स और पावर नहीं दोगे, तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते। और इंसान को इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज भी अच्छे लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है और ख़राब लोगों की परसेंटेज कम है। तो हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उनको राइट्स देने चाहिए, उनको डेलीगेट करना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। मयंक जी, बहुत प्रसन्नता हुई, आपसे बहुत सीखने को मिला। आपकी कंपनी निरंतर प्रगति की राह पर बढ़ती रहे, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, बहुत बहुत आभार।
कि आप आए, और मुझे आपके दर्शनों का और सत्संग का लाभ गोरखपुर में भी मिला है। परिवार को सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए और जोरदार तालियां माननीय श्री डॉक्टर चंद्रा साहब के लिए। बहुत पुराना साथ है भाई साहब का, मैं तो भाई साहब बोलता हूं, और मैं तो इनको इनिशियली सेठ जी बोलता था, क्योंकि इनके लाइफ में आने से पहले एक छोटे से कमरे में रहता था। तो मैंने, इन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा, पूछा आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा आज जहाँ पे पहुँचा वो जी का कमाल है भाई। धन्यवाद। बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। और भाई साहब का तो आप ताज्जुब करेंगे कि 2004 में गोवा में अमित की शादी थी ना, तो इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उनके बारे में पूछा था भाई साहब से, तो उन्होंने कहा ये ऐसा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। ये दूरदर्शिता ऐसी है, फ्यूचर विजन ऐसा है। जोरदार ताली हमारे भाई साहब के लिए। थैंक यू। आइए मयंक जी, थैंक यू वेरी। थैंक यू मयंक जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ देर प्लीज़ स्टेज पर ही ठहरें, और जी मीडिया के CEO करण अभिषेक सिंह जी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ और मयंक जी को सम्मानित करें। ज़ोरदार तालियां हो जाएं। अनु कपूर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन।